गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड अबाउट द वेरिएशंस. ओके, and in variations we have studied about there are two kind of variation, continuous variation and discontinuous variation. Now today this lecture is also very basic lecture, because today we are going to learn, or you can say today we are going to learn about the some important terms which are being used in this chapter, and these terms are very specific. We should know the exact meaning of these terms, and we should also learn in this lecture about the some scientists who have contributed a very significant, you can say, work in the field of principles of inheritance, or you can say principles of heredity and variations. तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से हम शुरुआत करते हैं, और यू कैन से कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स के नाम जो आपको इस चैप्टर में लर्न रखने हैं वो आपको आने ही चाहिए, बिकॉज आप जब भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे इन साइंटिस्ट का नाम वहाँ पर मेंशन है, पूछा जाता है बार बार, 1 नंबर में 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है उनके बारे में. तो ये तो आपको याद रखने ही हैं, और भी बहुत सारे हैं, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो उनको 1 बाय 1 हम करते जाएंगे. बट दीज 4 scientists I am going to discuss with you. You must remember these scientists and their contribution in the field of principles of inheritance and variation. Okay, let us discuss about some scientists, some important name of the scientist, some important names of the scientist ठीक है ना, एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. सबसे पहला जो नाम जेनेटिक्स के फील्ड में आता है वो साइंटिस्ट है हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल. मीन्स ये एक ऐसा साइंटिस्ट है, एक ऐसा इंसान है जिसने आज का जो फ्यूचर जेनेटिक्स है इसी के वर्क के ऊपर बेस्ड है. नाम क्या है? ग्रेगर जॉन. क्या है नाम? ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल, समटाइम हम इसको जीजे मेंडल के नाम से भी जानते हैं. एंड ही वर्कड इन बिटवीन 1822 टू 1884. इसका जो टाइम पीरियड रहा ये 1822 में पैदा हुआ, 1884 में इसकी डेथ होगी. लेकिन ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्या बोला जाता है इसको? फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको हम बोलते हैं. क्या कहते हैं इसको? फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है इसको, इंसान को? बिकॉज ही गेव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स. ही गेव बेसिक, कि जो बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं या बेसिक प्रिंसिपल जो पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जेनेटिक बेस्ड है, वो सारे प्रिंसिपल्स इसी पर्सन के दिए हैं, मेंडल सर के दिए हुए हैं. सो वी मस्ट न्यू अबाउट दिस साइंटिस्ट. और हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जैसे उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिवनेस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. वो बहुत सारे लॉज हैं जिसके ऊपर आज का जो प्रेजेंट जेनेटिक्स है दैट इज टोटली बेस्ड.
नाउ सेकंड साइंटिस्ट इज विलियम बैटसन. William Batson. He was also very great scientist who is considered as father of, you can say, modern genetics. क्या है? Father of modern genetics. क्योंकि आज की जो हम स्थिति देखते हैं, आज की जो टर्म है जेनेटिक्स, इट इज गिवन बाय दिस बैटसन हैज गिवन द टर्म जेनेटिक्स. ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द अलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1 generation, F2 generation, all these terms were given by this Batson. That means he contributed a lot. That's why he considered as the father of modern genetics. He gave the term genetics, alleles, जो आज अलील हम पढ़ते हैं ना, जो एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1 and F2 progeny. All these terms were given by this scientist William Batson. हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान रखना. ये जो भी हमें ब्लैक बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ आज, वी विल लर्न ड्यूरिंग दिस चैप्टर, और यू कैन से दीज टर्म्स इन डिटेल. नेक्स्ट थर्ड साइंटिस्ट विल कम, दैट इज T.H. Morgan, थॉमस हंट मॉर्गन. थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम T.H. मॉर्गन के नाम से भी जानते हैं. और जो विलियम बैटसन का जो वर्क है बच्चों, इट इज़ इन बिटवीन, यू कैन से 1861 से लेके 1926 के बीच में है. ठीक है, जो वर्क है हमारे पास बैटसन का 1861 से 1926 के बीच में, मीन्स जन्म 1861 में हुआ और इसकी डेथ 1926 में हुई. ये इसका कार्यकाल रहा है इस यू कैन से धरती के ऊपर. नाउ T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, 1866 से 1945. ठीक है, 1866 से लेके और 1945 के बीच में इसका वर्क है. और हम इसको फादर ऑफ, यू कैन से, जो T.H. मॉर्गन है उसको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का हम उसको फादर मानते हैं, बिकॉज उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, इसलिए उसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हम कहते हैं. क्या कहते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. किसके ऊपर किए? ही डिड एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किए? इसके पास एक फ्रूट फ्लाई, एक्सपेरिमेंट्स ऑन ए फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ये इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गन है जिसके ऊपर इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट लाइक इसका जो वर्क है बच्चों T.H. मॉर्गन, ही इज फेमस फॉर द लिंकेज, कि जो जीन्स होते हैं वो लिंक्ड जीन्स होते हैं. लिंकेज के ऊपर इसका बहुत काम है. लिंकेज, सेक्सुअल लिंकेज,
ठीक है। और दूसरा जो आप पढ़ते आ रहे हैं आज तक, क्रॉसिंग ओवर है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, क्रॉसिंग ओवर है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, इनके ऊपर इसका बहुत का। देखो बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में करेंगे। जेनेटिक्स में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। जितने भी मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे, ये कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का जो इन्होंने किया। इसलिए इन्होंने लिंकेज मैप बनाए, क्रोमोजोम के ऊपर लिंकेज मैप ऑफ ड्रोसोफिला इसने बनाया। और भी बहुत सारे वर्क हैं, एंड दैट्स वाई ही कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और एक और साइंटिस्ट है जो हमें याद रखना है, ए गैरोड। क्या नाम है साइंटिस्ट का? ए गैरोड। फोर्थ साइंटिस्ट है ए गैरोड सर। इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्योंकि बच्चों फर्स्ट टाइम जो एक फिनोटाइपिक जो हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन के अंदर जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो डिस्कवर किया, वो ए गैरोड सर ने किया, जो एल कैप्टोन्यूरिया के नाम से जाना जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी इन मेल, यू कैन से ह्यूमंस रिगार्डिंग द, यू कैन से जेनेटिक्स, दैट्स व्हाई ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, बिकॉज he discovered first human metabolic disorder, human metabolic disorder, जो कि एक जीन म्यूटेशन के कारण हो जाता है, दैट इज एल्कैप्टोन्यूरिया। ये इसने डिस्कवर किया था ह्यूमन बींग्स के अंदर, एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। सो ये बच्चों साइंटिस्ट हैं 4, इनका कंट्रीब्यूशन के साथ आपको इनको याद रखना है। जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, देन यू विल बी एबल टू लर्न दैट। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग दिस चैप्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट है इनको समझना, बड़ा बेसिक सा आज का हमारा ये लेक्चर है। अच्छी तरह से ध्यान से इसको सुने, फिर आपको कोई जेनेटिक्स को समझने में मुश्किल नहीं रहेगी जब आप ये टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, some important terms। पहली टर्म हम लेते हैं यहाँ पे जो आप इस्तेमाल करते हैं, करेक्टर किसको कहते हैं? करेक्टर, क्योंकि इसी में हम बच्चे हमेशा पजल रहते हैं, करेक्टर में ट्रेट में क्या डिफरेंस रहता है, हमें इसको डिफाइन करना है। करेक्टर इज यूज्ड फॉर द, यू कैन से फिनोटिपिक प्रॉपर्टी। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? used for phenotypic प्रॉपर्टी। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि फिनोटिपिक प्रॉपर्टी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ द इंडिविजुअल सच एज, एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे स्टेम की हाइट है, स्टेम हाइट है, ठीक है बच्चों। फ्लावर का कलर है, फ्लावर कलर,
जो आपको एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है, फिनोटिपिकली दिखाई दे रहा है, टाइप ऑफ हेयर है, कर्ली है, कैसे हैं, स्ट्रेट है, ऑल दीज आर करेक्टर। तो अब करेक्टर को हम याद रखेंगे कि एक फिनोटिपिक प्रॉपर्टी है, बस ये याद रखना है इंडिविजुअल की। फिर बात करते हैं जो दूसरी टर्म, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सेकंड टर्म दैट इज ट्रेट, कि ट्रेट किसको कहेंगे। देखो बच्चों, जो ट्रेट है इट इज एन इनहेरिटेड करेक्टर। किसको बोलते हैं ट्रेट? इनहेरिटेड करेक्टर को बोलते हैं। इट इज एन इनहेरिटेड करेक्टर। अब आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया है कि हमने ट्रेट किसको बोला, इनहेरिटेड करेक्टर को बोला। कि हाइट है, हाइट इनहेरिट हुई है, सच एज टॉल और ड्वार्फ। ये क्या है आपको पता है, जो टॉलनेस का करेक्टर है वो इनहेरिट होता है, ड्वार्फनेस करेक्टर है वो इनहेरिट होता है। पर्पल और वाइट, पर्पल और वाइट ये भी इनहेरिट होता है। इसी तरह कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर्स और स्ट्रेट हेयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये हमारे पास ट्रेट होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट फैक्टर, हम इस्तेमाल करेंगे टर्म्स का। यूनिट फैक्टर, थर्ड टर्म यूनिट फैक्टर। देखिए बच्चों, फैक्टर जो टर्म इस्तेमाल की थी वो मेंडल सर ने की थी। दिस टर्म वाज यूज्ड बाय मेंडल सर, ठीक है ना। दिस टर्म वाज यूज्ड बाय मेंडल। जब वो काम कर रहा था उसको नहीं पता था वो क्या चीज़ है, उसने नाम दे दिया कि कोई यूनिट फैक्टर है जो यूनिट्स में है, पेयर्स में है। इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का यूनिट है कि इसके हेल्प से, इस फैक्टर की हेल्प से ही जो करेक्टर्स हैं, जो करेक्टर हैं वो इनहेरिट होते हैं। मीन्स वो ट्रेट की फॉर्म में आगे इनहेरिटेंस उनका होता है, ठीक है ना। विच कंट्रोल ए ट्रेट, विच कंट्रोल आ ट्रेट, कि जो एक कंट्रोल को, सॉरी एक ट्रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। विच कंट्रोल्स आ ट्रेट, जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। वो सिंगली भी कंट्रोल कर सकते हैं और वो दो में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सिंगली है तो उसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, हैप्लॉइड ट्रेट सिंगली इन केस ऑफ हैप्लॉइड। और जब डिप्लॉइड है अलोंग विद अनदर फैक्टर, अलोंग विद अनदर फैक्टर, जब एक फैक्टर और आ जाएगा ऑफ द सिमिलर टाइप, ऑफ द सिमिलर टाइप, तो क्या हो जाएगा, वो पेयर हो जाएगा। इन केस ऑफ डिप्लॉइड, इन केस ऑफ डिप्लॉइड। आगे बात समझे, उसको कहते हैं हम फैक्टर, जो आज की डेट में जीन्स कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास यही है जीन, फोर्थ। एज यू नो, you can say the unit of factor used by Mendel was called gene by Johansen in 1909. The unit factor of Mendel, the unit factor of Mendel, कि मेंडल ने जो यूनिट फैक्टर इस्तेमाल किया था was called gene, was called
जीन बाय, उसको जीन नाम दे दिया किसने, जोहानसेन ने। जोहानसेन ने उसको 1909 में क्या नाम दे दिया, जीन का नाम दे दिया, बाय जोहानसेन। 1909 के अंदर उसको जीन से इसको डिनोट कर दिया। और जीन क्या है, ये जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, ये एक यूनिट है इनहेरिटेंस का, विच कैरिड फ्रॉम पेरेंट्स बाय गैमेट्स, विच कैरिड फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से जाता है, बाय गैमेट्स, गैमेट्स उसको लेके जाते हैं। ठीक है ना। फिर हम ये भी देखते हैं जीन अक्कर्स इन क्रोमोजोम। जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोजोम के अंदर होते हैं। जीन अक्कर्स इन क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स में होते हैं। एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, एंड कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के अंदर क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं इन कोऑपरेशन विद द अदर जीन, इन कोऑपरेशन विद अदर जीन, कि दूसरे जीन की हेल्प से। ठीक है ना। एंड एनवायरमेंट, क्लियर। और हम ऐसा कह सकते हैं, जो केमिकली अगर बात की जाए कि जीन है क्या, केमिकली मैं कहता हूं कि जो जीन है इट इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए। क्या है, डीएनए का सेगमेंट है जीन केमिकली। केमिकली जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड सिस्टोन, हम कहते हैं उसको कॉल्ड सिस्टोन। और जो सिस्टोन है बच्चों क्या काम करता है, ठीक है ना, दैट हैज ए पर्टिकुलर फंक्शन, दैट हैज पर्टिकुलर फंक्शन। और वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना, दैट मीन्स वन सिस्टोन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, वन सिस्टोन कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड। कि एक सिस्टोन, वन सिस्टोन कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, ये इसका पर्टिकुलर फंक्शन है, इसलिए उसको वहां बोला दैट हैज ए पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें जीन के बारे में पता होनी चाहिए जब हम जीन की बात करते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे मन में, लेकिन दैट शुड बी क्लियर फ्रॉम हेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट आता है, फिर हम यहाँ पर सिंबल्स लेते हैं कि जीन के लिए हमारे पास सिंबल इस्तेमाल होते हैं। उन सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जरा। सिंबल्स फॉर जीन, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ टर्म है सिंबल्स फॉर जीन्स। क्या आपके पास दो तरह के जीन हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है या रिसेसिव ट्रेट हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट, कि डोमिनेंट ट्रेट के लिए जीन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। डोमिनेंट ट्रेट कि अगर आपके पास डोमिनेंट ट्रेट है तो हम उसके लिए किस तरह के जीन वहाँ पर
और किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ द डोमिनेंट, फर्स्ट लेटर ऑफ द डोमिनेंट trait is used, dominant trait is used किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इन द कैपिटल फॉर्म, इन द कैपिटल फॉर्म सच एज कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए हमारे पास जो सेकंड आता है बी, इसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट के लिए क्या करेंगे? विद स्मॉल लेटर, हम स्मॉल लेटर के साथ करेंगे, विद स्मॉल लेटर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे हमारे पास टाल है तो यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा टी फॉर ड्वार्फ, और यहाँ पर ही हो जाएगा फॉर टॉल। ठीक है बच्चों, तो डोमिनेंट में हम कैपिटल लेते हैं, और जब रिसेसिव होता है ट्रेट उसको हम स्मॉल लेते हैं ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है अब अलील्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलील्स में बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, अलील क्या हुआ, ट्रेट क्या हुआ। ठीक है ना बच्चों, तो आज इसको जान लेंगे यहीं पे कि अलील क्या है, ट्रेट क्या है और करैक्टर क्या है। ये सभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक्चुअली जब +1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास, जैसे हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम वहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन की 3 फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं? एक जीन की 3 फॉर्म होती हैं, और उन्हीं फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अलील का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास 6th टर्म है एलील्स। दिस टर्म वाज गिवन बाय बैटसन इन 1905। दिस टर्म वाज गिवन बाय W. बैटसन इन 1905। और अलील के बारे में क्या बताया गया कि अलील है क्या? अलील्स आर द फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। अलील्स आर द फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। एक जीन की ही फॉर्म्स है जिसको हम कहते हैं विच आर फाउंड एट द सेम प्लेस, which are found at the same place, और जो कहाँ मिलते हैं? एक ही प्लेस में मिलते हैं, और लोकस ऑन सेम प्लेस, और लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोजोम के एक ही लोकस पे मिलते हैं, एंड कंट्रोल ए पर्टिकुलर ट्रेट, एंड कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ ए करैक्टर। अब आपको समझ आ गया कि जो अलील है उसको हम ट्रेट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और करैक्टर से कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कहते हैं कि जो टॉलनेस है एंड ड्वार्फनेस है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है देखिए जरा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब आप देखिए बच्चों की ये सारे क्या है हमारे पास, दीज आर अलील्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अलील की हमारे पास यहाँ 2 फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही है। मीन्स जब हम कहते हैं कि जो टॉलनेस का जीन है, क्या है, जो टॉलनेस का जो जीन है, ठीक है ना, उसकी 3 फॉर्म है, उसकी 2 फॉर्म है, कैपिटल टी एंड
स्मॉल टी। तो मीन्स टी क्या हो गया यहाँ, ये कैपिटल टी मीन्स ये एक अलील हो गया और ये दूसरा अलील हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। वहां पर जो ब्लड ग्रुप्स हैं बच्चों, वहां पर आई जीन उसको कंट्रोल करता है और आई जीन की वहां पर 3 फॉर्म्स होती हैं, एक होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई। ये तीनों फॉर्म्स होगी, इसका मतलब क्या होगा, तीनों अलील्स हो गए हैं। अलील्स किसके हैं, ऑफ द जीन आई। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम एलील्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है, बात की हमने लोकस की, सिर्फ एक प्लेस या हम लोकस की बात करते हैं। तो अब लोकस है क्या, नेक्स्ट टर्म इज लोकस। नाउ कम टू द 7th टर्म, लोकस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद नहीं रहता लोकस क्या चीज़ होती है। और हम ये कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पोजीशन है क्रोमोजोम के ऊपर उस जीन की, जहाँ पर वो रखा है होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ लोकस, द फिक्स्ड पोजीशन। ये क्या है, फिक्स्ड पोजीशन है और प्लेस ऑन ए क्रोमोजोम, और प्लेस ऑन ए क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के ऊपर एक फिक्स्ड पोजीशन है और कोई प्लेस है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। वो दूसरी बात है कि डिलीशन हो जाए, एडिशन हो जाए, तब तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज इट नेवर बी चेंज्ड, ठीक है ना। क्रोमोजोम दैट ऑक्यूपाइड बाय, कौन ऑक्यूपाई करता है, हम जीन की बात कर रहे हैं, जीन और वन ऑफ इट्स अलील, जीन और वन ऑफ इट्स अलील। या तो जीन प्रेजेंट हो या उसका कोई एक अलील वहां पर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे आप दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे द अलील। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो अलील है, कि जैसे हमारे पास जो होमोलोगस पेयर की हम बात करते हैं, होमोलोगस पेयर कैसे होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोजोम है, ये होमोलोगस पेयर बन गया। क्या ये होमोलोगस पेयर, ठीक है ना। हमने बोला कि एक जीन की क्या लोकेशन होगी यहाँ पर, देखिए जरा, हम कहते हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। मीन्स हम बोल देते हैं कि यहाँ ये कैपिटल P है और यहाँ ये स्मॉल p है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके लिए हो गया, वायलेट फ्लावर के लिए, किसके लिए हो गया, वायलेट फ्लावर के लिए, ठीक है ना। मीन्स यहाँ 2 अलील हैं, ये जो अलील है ये किसके लिए है, वाइट फ्लावर के लिए है, वाइट फ्लावर अलील, लेकिन ये जो है ये वायलेट फ्लावर का अलील है। लेकिन जब हम फ्लावर को देखेंगे तो वो कैसा होगा, आपको वायलेट फ्लावर दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि जो ये डोमिनेंट अलील है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम टॉलनेस का दिखा सकते हैं कि एक जीन टॉलनेस का यहाँ पर है, कैपिटल टी और कैपिटल टी भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप स्मूथ और रिंकल्ड का ले सकते हैं, ये स्मूथ का हो गया, ये रिंकल्ड का हो गया। जैसे आप बोलते हैं ना कि यहाँ पर ये जो लोसाई है ये स्मूथ के लिए है और इधर ये रिंकल्ड के लिए है, तो इनको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लोकस, इनको हम जीन लोकस बोलते हैं। वो एक जीन भी वहाँ पे हो सकता है और एक पर्टिकुलर अलील भी वहाँ पर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो जीन भी प्रेजेंट हो सकता है और उसकी कोई एक फॉर्म अलील की वन ऑफ इट्स अलील हो सकता है, क्लियर।
अगर हम बात करते हैं अलीलिक जीन ऑक्यूपाई द कोरस्पोंडिंग लोसाई, द अलीलिक जीन ऑक्यूपाइज कोरस्पोंडिंग लोसाई, कि उसका जो लोकस होगा कोरस्पोंडिंग होगा। जैसे यहां पर है तो उसका कोरस्पोंडिंग ये हो गया, यहां पर है कैपिटल, इसका कोरस्पोंडिंग ये होगा, यहां पर स्मूथ के लिए है और ये रिंकल्ड के लिए, कोरस्पोंडिंग लोसाई पर प्रेजेंट होगा इन ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इन ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस तरह से बच्चों आपको मीन्स ये होमोलोगस पेयर है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इन दोनों जो मिल जाते हैं इसको होमोलोगस पेयर हम बोलते हैं क्रोमोसोम का। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर डोमिनेंट फैक्टर और अलील। नेक्स्ट है डोमिनेंट फैक्टर, 8th टर्म है डोमिनेंट फैक्टर और अलील। देखिए बच्चों, डोमिनेंट फैक्टर का होगा इट इज वन ऑफ द पेयर ऑफ द अलील, कि किसी पेयर का एक अलील, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये क्या हुआ, इट इज वन ऑफ द, क्या है, इट इज वन ऑफ द पेयर ऑफ अलील, वन ऑफ ए लिखिए, ऑफ अ पेयर ऑफ द अलील, वो उसमें से पेयर में से एक है, पेयर ऑफ अलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम कहते हैं ना कैपिटल टी है, वो टॉलनेस का जीन है, अलील है, ठीक है, लेकिन जहां पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट होगा इसका मतलब टॉलनेस का करेक्टर आएगा। क्यों, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस, वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, कोई भी कंडीशन में हो वो अपने आप को अलील एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, होमोजाइगस स्टेट। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल फैक्टर फॉर टॉलनेस, फैक्टर फॉर टॉलनेस की अगर हम बात करते हैं, और टॉलनेस में बच्चों हम देखते हैं जब हम हाइब्रिड की बात करते हैं और जब हम होमोजाइगस की बात करते हैं, फैक्टर फॉर टॉलनेस, अगर हम होमोजाइगस की बात करते हैं, होमोजाइगस में कैपिटल टी होगा, और अगर हम हेटेरोजाइगस की बात करते हैं और इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, दोनों तरह के अलील होंगे। तो यहाँ पर भी ये प्लांट टाल होगा, यहाँ तो टाल होगा, यहाँ प्योर होगा, यहाँ हाइब्रिड होगा, इट इज प्योर, प्योर टाल, और ये हाइब्रिड टाल होगा। इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों की यहाँ पर एक फैक्टर है, ये अगर सिंगल में प्रेजेंट है तब भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर और डोमिनेंट अलील, इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा टर्म हमारे पास है रिसेसिव अलील और रिसेसिव फैक्टर। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 9th टर्म है रिसेसिव फैक्टर और अलील। ये क्या होता है कि ये डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में अपने
एक्सप्रेशन को नहीं दिखाता। द फैक्टर ऑफ अलीलिक पेयर विच अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, कि उस पेयर का कोई भी अलील अपने एक्सप्रेशन को ना दिखाए इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट अलील, ठीक है ना। द फैक्टर ऑफ एन अलीलिक फॉर्म, द फैक्टर ऑफ एन allelic pair which is unable to express itself, कि अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of, जो आपके पास यहां पर इसकी कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर। और ये कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। इन ए हेट्रोजाइगोट, इन अ हेट्रोजाइगोट, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा उस कंडीशन में इज कॉल्ड रिसेसिव फैक्टर, इज कॉल्ड रिसेसिव फैक्टर। इसको हम रिसेसिव फैक्टर और अलील कह सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं, हाइब्रिड में हम लेते हैं जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये क्या हो गया, ये रिसेसिव है। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव अपने आप को इसकी प्रेजेंस में, इस फैक्टर की प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये अपना एक्सप्रेशन कब दिखा सकता है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, नाउ इट्स एक्सप्रेशन। ये बात याद रखने वाली है कि जो भी रिसेसिव अलील होगा या फैक्टर होगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा देन इट्स एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन रिसेसिव फॉर्म में और यू कैन से प्योर फॉर्म में होगा तभी दिखा पाएगा, लेकिन हाइब्रिड में हेट्रोजाइगस में कभी नहीं दिखाएगा, हेट्रोजाइगोट में कभी भी नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। वहां पर वो रिसेसिव ही काउंट होगा, वो अपना एक्सप्रेशन वहां दिखा नहीं सकता। नेक्स्ट टर्म इज वाइल्ड एंड म्यूटेंट अलील्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 10th टर्म है वाइल्ड एंड म्यूटेंट अलील, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा, लास्ट में फूड क्रॉप्स एंड इंप्रूवमेंट पढ़ा, वहां पर हमने कहता कि हमारे पास अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है तो इसकी वाइल्ड वैरायटीज से हम उसको हाइब्रिडाइज करा दें, तो उसके जो पहले के कैरेक्टर हैं वो दोबारा से आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वाइल्ड अलील इज वन विच वाज ओरिजिनली प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे वाइल्ड अलील। तो वाइल्ड अलील क्या है, वाइल्ड अलील इज वन, वो ऑलरेडी क्या है, ओरिजिनली प्रेजेंट इन द originally one which was originally present in a population, वो पॉपुलेशन के अंदर ओरिजिनली प्रेजेंट है, ओरिजिनली प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन के अंदर ओरिजिनली प्रेजेंट होता है एंड इन डोमिनेंट एंड यूजुअली वाइड स्प्रेड इज डोमिनेंट, और डोमिनेंट होगा एंड
वाइड स्प्रेड। बड़ी अच्छी बात है। अब अगर हम रिसेसिव अलील को इसके साथ हाइब्रिडाइज करा दें, द रिसेसिव अलील इज लेस कॉमन। रिसेसिव अलील इज लेस कॉमन, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं पॉपुलेशन में, वो आएगा ही नहीं, इसलिए वो लेस कॉमन होगा। एंड यू कैन से बिलीव टू बी फॉर्म्ड, एंड बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड, और ये मान लिया जाता है कि वो कब बनता है, थ्रू म्यूटेशन, कि थ्रू म्यूटेशन, वो म्यूटेशन के कारण बन सकता है ऑफ वाइल्ड अलील, कि अगर वाइल्ड अलील के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए तब वो बनता है कोई रिसेसिव, सो कॉल्ड म्यूटेंट अलील, सो कॉल्ड म्यूटेंट अलील। आगे बात समझे बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड एंड म्यूटेंट अलील। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, 11th टर्म है होमोजाइगोट। हम बार बार बोल रहे हैं होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, तो ये होमोजाइगोट क्या है, होमोजाइगस इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं, होमोजाइगोट्स और होमोजाइगस इंडिविजुअल, इसको हम कह सकते हैं, है क्या। देखिए बच्चों, ये जो टर्म है गिवन बाय बैट्सन एंड सोंडर, ये जो टर्म है किसने दी, बैट्सन एंड सोंडर ने दी है। टर्म इज गिवन बाय बैट्सन एंड सोंडर। दो साइंटिस्ट हैं, बैट्सन के नाम पहले सुन चुके हैं, सोंडर का नाम नया है इन 1902 में, इन्होंने इस टर्म को दिया होमोजाइगोट को, ठीक है ना। एंड इट इज एन इंडिविजुअल यू कैन से which contain identical alleles of the same gene, the individual which contain identical allele of the same gene, ये एक ही जीन है, उसके आइडेंटिकल अलील्स ऑर्गेनिज्म में होना, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगोट बोल सकते हैं। और यू कैन से अगर अलील ऑफ द सेम जीन कह सकते हैं, या फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर कह सकते हैं, और फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑन इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर। और जब भी होमोजाइगोट की बात होती है, इट इज प्योर फॉर द कैरेक्टर, होमोजाइगोट इज होमोजाइगोट इज प्योर फॉर इट्स करेक्टर। उस करेक्टर के लिए क्या होगा, फॉर द करेक्टर, ऐसे लिखो, फॉर द करेक्टर, वो प्योर होगा, प्योर फॉर द करेक्टर। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, और वो ब्रीड करते हैं ट्रू, एंड ब्रीड ट्रू। ब्रीड ट्रू का मतलब जब भी कैपिटल टी को हम कैपिटल टी वाले प्लांट से ही कराएंगे तो हमेशा हमें कैपिटल टी प्लांट्स ही यहाँ पर मिलते हैं। जैसे हमारे पास है कैपिटल टी, ये होमोजाइगस है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी हमारे पास है, और होमोलोगस, सपोज ये एक होमोलोगस, ये हमारे पास होमोलोगस पेयर है, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं हमारे पास ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये क्या हो गया हमारे पास, होमोलोगस क्रोमोसोम है।
इस तरह हम दूसरा देख सकते हैं, दूसरा होमोजाइगस ये स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने लोसाई दिखा दिया यहाँ पे कि दे आर प्रेजेंट, ये क्या हो गया होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर, इनको बोलते हैं होमोजाइगोट। अब बात करते हैं हेट्रोजाइगोट की। हेट्रोजाइगोट, हेट्रो मीन्स टू टाइप ऑफ अलील्स। हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हम इसको बोलेंगे, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो हेट्रोजाइगोट का मतलब क्या हुआ, देखिए, इट इज एन इंडिविजुअल विच कंटेन टू डिफरेंट अलील्स ऑफ द सेम जीन। क्या है ये, इट इज द, यू कैन से एन इंडिविजुअल, इट इज एन इंडिविजुअल विच कंटेन टू डिफरेंट alleles of the same जीन, एक जीन के दो डिफरेंट अलील जिसके पास होते हैं, और टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स, और टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स उसके पास हो, ठीक है ना, ऑफ ए कैरेक्टर। ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगोट बोलेंगे। इट इज नॉट प्योर, इट इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होते, क्यों, प्योर ब्रीड भी नहीं करते, ठीक है ना, एंड इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। इट इज नॉट प्योर, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड, नाम देते हैं इसको हम, क्या नाम देते हैं इसको, हाइब्रिड के नाम से हम इसको जानते हैं। दे डू नॉट ब्रीड ट्रू, दे डू नॉट ब्रीड ट्रू, ये ट्रूली ब्रीड भी नहीं कर सकते ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ट्रू ब्रीड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा यहां पे, ये हमारे पास होमोलोगस पेयर है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, और यहां पर हमारे पास सपोज ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया, और ये ट्रूली ब्रीड नहीं कर सकता जब इसका सेल्फ पोलिनेशन हो। सेल्फ पोलिनेशन में हम क्या देखते हैं कि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करें कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ, तो हमें कैपिटल टी नहीं मिलेंगे सारे, हमारे पास वहाँ और भी करैक्टर मिलेंगे। ये ट्रूली ब्रीड नहीं कर सकता। ट्रूली ब्रीड का मतलब होता है कि जब हम इसको सेल्फ पोलिनेट करें हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी ये गैमेट्स बन जाएंगे, और जब हम इनको क्रॉस करेंगे इनके जाइगोट, तो कैपिटल टी देखो डिफरेंट इंडिविजुअल आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये सेम आया, इसी जैसा आया, ये अब इसको जब इसके साथ करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये देखो बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो इसका मतलब, क्योंकि यहां पर आप डिफरेंट देख रहे हैं, 50% दूसरे हैं और 50% दूसरे हैं, तो इसलिए ट्रूली ब्रीड इसने नहीं किया, इसलिए ये ट्रू ब्रीड इसको हम नहीं कह सकते, ये प्योर ब्रीड नहीं, ये हाइब्रिड है, इट डज नॉट ब्रीड ट्रू, ठीक है।
और लास्ट में बच्चों इस लेक्चर के हम लास्ट टर्म करते हैं हाइब्रिड क्या है, जो हमने अभी टर्म इस्तेमाल की, व्हाट इज हाइब्रिड इज। हाइब्रिड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लास्ट टर्म है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब बच्चों एक ही है, द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। और हेट्रोजाइगस में आप समझते हैं कि दो डिफरेंट काइंड्स के वहां पर अलील होंगे, सेम ही इंडिविजुअल, लेकिन वो बनेगा कैसे कि दो डिफरेंट जेनेटिकली डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म जब वो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बढ़ाएंगे उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आफ्टर कैसे, क्रॉसिंग टू जेनेटिकली, आफ्टर क्रॉसिंग टू जेनेटिकली, कि जो जेनेटिकली डिसिमिलर हैं ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट है, जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, वो क्या बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है ना। इज कॉल्ड हाइब्रिड, इज कॉल्ड हाइब्रिड। एग्जाम्पल के साथ आप कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक टॉल प्लांट है, ठीक है ना, एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। अब ये ड्वार्फ है, ये टॉल है, जेनेटिकली डिसिमिलर हो गए। जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो सारे टॉल होंगे। टॉल का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखा जाए तो इसमें कैपिटल टी होगा, इसमें स्मॉल टी एंड स्मॉल टी होगा। तो इसमें जितने भी गैमीट बनेंगे वो कैपिटल टी बनेंगे और इसमें स्मॉल टी बनेंगे। जब इनको गैमीट्स को मिलाया जाएगा तो ऑफस्प्रिंग के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जाएगा, जो कि क्या होगा, एक हाइब्रिड टॉल होगा। क्योंकि उसके अंदर आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं, इन्होंने प्रोड्यूस किया एक हाइब्रिड। यही हमने बात की है हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है, प्रोड्यूस्ड बाय आफ्टर क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट ये है क्योंकि ये प्योर टाल है, ये प्योर ड्वार्फ है, एंड दे प्रोड्यूस्ड ए हेट्रोजाइगस हाइब्रिड टाल इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आज हमने पढ़ा है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग दिस चैप्टर। कुछ और भी टर्म्स हैं वो साथ के साथ हम करते जाएंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द वर्क ऑफ द मेंडल। क्योंकि जो सारा का सारा जेनेटिक्स है इट इज टोटली बेस्ड ऑन द, यू कैन से, वर्क ऑफ द मेंडल, बिकॉज ही, यू कैन से, फाउंडर ऑफ दिस जेनेटिक्स। हालांकि उसको नहीं पता था कि उसने क्या डिस्कवर कर दिया है। उसके मरने के बाद उसको नोबेल प्राइज मिला, उसके मरने के 16 साल बाद उसका जो काम था वो रीडिस्कवर हुआ। 3 साइंटिस्ट के बारे में वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो हम अगले लेक्चर में ये सभी अब डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द मेंडल वर्क्स, उसका जो एक्सपेरिमेंट प्लाट था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को अच्छे तरह से एंजॉय करें, पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें, वर्ड टू वर्ड पढ़ें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।